my dear friends. Today we will learn something interesting about Indian Penal Code. So what is IPC? What does IPC stands for? It is Indian Penal Code which is applicable to only the Indian territory. मतलब कि जो सिर्फ जो हमारे इंडिया का नक्शा है ना उस पर लागू होएगा ये रूल। और पिनल एक वो है जो प्रेस्क्राइब करता है कि क्या पेनल्टी है, क्या फाइन है, क्या इम्प्रिजनमेंट है। मतलब हर एक क्राइम वगैरह जो भी कोई कमिट करेगा और उसके रेफरेंस में उसको जो पनिशमेंट मिलेगी, तो इसके अंदर मेंशन हो रखा है कि लो प्रेस्क्राइब पेनल्टी, फाइन और इम्प्रिजनमेंट। और कोड का मतलब होता है कि कंपाइलेशन, इन सभी चीज़ों की कंपाइलेशन, इन सभी चीज़ों को कंबाइन करके रखा हुआ है एक जगह, उसे हम कहते हैं आईपीसी। सो फर्दर वी मूव टू आवर सेक्शन 1 ऑफ आईपीसी एंड हेयर वी गो। व्हाट इज सेक्शन 1? Section 1 is title and extent of operation of the code. This act shall be called as the Indian Penal Code and shall extend to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. Except the state of Jammu and Kashmir इसने क्यों कहा यहाँ पे? Because जो जम्मू एंड कश्मीर है ना उसको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था आर्टिकल 370 एक स्पेशल स्टेटस को हटाने से पहले। और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो है वो रणबीर पैनल कोड है उसका एक खुद का। जो ये जो लॉर्ड मकैले है ना उन्होंने फर्स्ट ड्राफ्टिंग की थी, जो फर्स्ट लॉ कमीशन पास किया था लॉर्ड मकैले ने, उसके अंदर जम्मू कश्मीर एंड स्टेट का एक अलग पैनल कोड था जिसको रणबीर पैनल कोड के नाम से जाना जाता था। आरपीसी वाज द मेन क्रिमिनल कोड applicable in the erstwhile Indian state of Jammu and Kashmir. The IPC applicable elsewhere in India was not applicable here under Article 370 of the Constitution of India. लेकिन इसके बाद एक जो जे एंड के रीऑर्गेनाइजिंग एक्ट आया ना अगस्त 9 2019 में, वो स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया जम्मू कश्मीर का। उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स की गई, लेकिन आज का जो दिन है आज भी हम वहाँ पे जाके ज़मीन नहीं खरीद सकते, इतनी वहाँ पे मतलब कि हालत ख़राब है उस एरिया में। और जो फ्रेंड्स ये जे एंड के रीऑर्गेनाइजिंग एक्ट है ना अगस्त 9 2019 में जो अमेंडमेंट हुई स्पेशल स्टेटस के अगेंस्ट, तो जो ये पहले आरपीसी लागू थी ना वहाँ पे जम्मू कश्मीर में, उसके उ, उ, उस एक्ट को सिर्फ 9 अगस्त 2019 से पहले माना गया। और उसके बाद ये कर दिया कि ये सब कुछ आईपीसी के अंडर आएगा। व्हेन अ न्यू स्टेट इज फॉर्म्ड और व्हेन अ न्यू स्टेट डिवाइड्स अ कोड इज फॉर्म्ड, there are certain laws already existing in a community through the means of precedent statutes combining into the one। यहाँ पे प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? कोई भी एक ऑफिशियल एक्शन या फिर डिसीजन जो पहले हो चुका हो किसी केस के रिगार्डिंग, उसको हम फ्यूचर में एज ए एग्जांपल, और या फिर अगर कोई सेम सिचुएशन अगर क्रिएट होगी ना हमारे करंट टाइम में, तो हम पास्ट से उसको रेफर कर सकते हैं कि उस टाइम पे ये क्राइम हुआ था और उसमें उसको क्या सज़ा मिली। तो इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, पहले लिया गया कोई निर्णय जो उसी प्रकार की प्रवृत्ति स्थिति के लिए उदाहरण या पूर्व नियम का काम करे, मतलब कि जो हमें हेल्प करे कि उस टाइम पे क्या डिसीजन लिया गया और हमें अब इस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना चाहिए। फिर कंबाइनिंग का मतलब क्या है फ्रेंड्स? द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग इज कॉल्ड कोडिफिकेशन, सच फॉर्म्ड इज कॉल्ड कोड। फिर हम आ जाते हैं सेक्शन 2 पे। तो व्हाट इज सेक्शन 2 स्टेट्स टू अस? इन सेक्शन 2 वी हैव punishment of offenses committed within India. Punishment of offenses committed within India. Section 2 states that every person shall be liable punishment under this code and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof which he shall be guilty within India. इसके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है फ्रेंड्स, लाइक मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1957 एंड मेयर हंस जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1965। तो इसका मैं आपको इस एग्जांपल से बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है कि एवरी पर्सन कैसे लायबल होगा हमारे इस इंडियन पिनल कोड के तहत। जो मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1957 केस है ना, मुबारक अली एक कराची का रहने वाला था और उसने वहाँ से इंडिया में कॉन्टेक्ट किया स्टेट ऑफ बॉम्बे में। उस टाइम पे टेलीग्राम वगैरह भेजते थे या फिर कोई
मैसेज वगैरह उसने अपने किसी मैसेंजर से पहुंचवाया कि कोई पर्टिकुलर बंदा था वहाँ पे, उसने कहा कि मुझे राइस खरीदने हैं आपसे, और उसने 5 लाख रुपए की पेमेंट मांगी उससे। तो जो मुंबई में रहने वाला था उसने तो 5 लाख रुपए उसको पेमेंट कर दी, लेकिन फिर मुबारक अली ने उसको राइस सप्लाई नहीं किया, जो उसने वादा किया था कि मैं सप्लाई करूंगा। फिर उसके खिलाफ एक केस दर्ज किया। फिर मुबारक अली आके यहाँ पे बोलता है कि जब ये क्राइम हुआ तो मैं तो इंडिया में था ही नहीं, मैंने तो ये क्राइम किया ही नहीं, और मैं तो इंडिया के अंदर आया भी नहीं, तो मैंने ये क्राइम कैसे किया। तो इसका यही तो मतलब है कि कोई इंडिया में रहने वाले को नुकसान करेगा या इंडिया में रहने वाला किसी और को नुकसान करेगा, तो उसको भी इंडियन कोर्ट में ट्रायल किया जा सकता है। एवरी पर्सन shall be liable punishment under this code for not otherwise for every act or omission contrary to the provisions का मतलब यहाँ पे है कि कमिटेड विद इन इंडिया, उसने इंडिया की टेरिटरी में रहने वाले के साथ कमिट किया है तो इसलिए उसको सजा होएगी। और ये जो मेयर हंस जॉर्ज वॉज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है ना, इसने विदाउट आरबीआई की परमिशन से गोल्ड की, जो गोल्ड होता है उसको ट्रांसपोर्ट किया था इंडिया में। फिर इसके ऊपर भी केस चला और फिर इसको भी ऐसे ही डिक्लेयर किया गया अंडर सेक्शन 2, इसको भी पनिशमेंट दी गई। फिर आते हैं हम अपने सेक्शन 3 पे। व्हाट डज सेक्शन 3 स्टेट्स टू अस, लेट्स सी। सेक्शन 3 डील्स विद द पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस committed beyond but which by law may be tried within India. Any person liable by any Indian law to be tried for offence committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of this code for any act committed beyond in the same manner as if such act had been committed within India. फ्रेंड्स, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपका कोई भी XYZ फ्रेंड है, उसका नाम हम मान लेते हैं कि नलिन है। नलिन नाम का लड़का इंडिया में शादी कर लेता है और इंडिया में उसकी वाइफ होती है सूरजमुखी, और फिर वो अपनी हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड चला जाता है, यूएस वगैरह या फिर अमेरिका, यूके चला गया। फिर वहाँ पे जाके उसको 2 महीने का वीज़ा मिलता है सिर्फ। फिर उसने सोचा कि 2 महीने तो मेरा काम चलेगा नहीं, तो फिर उसने वहाँ पे एक अच्छी गोरी सी लड़की को पटा के और फिर उससे शादी कर ली। फिर वो कहता है कि उसको पकड़ा गया इंडिया में कि आपने बाईगैमी की है। इंडिया में तो क्राइम है बाईगैमी करना, क्योंकि यहाँ पे वो ऑलरेडी मैरिड था और वहाँ पे जाके उसने फिर से मैरी की। वो ये बोलता है कि वहाँ पे ये क्राइम नहीं है, बाईगैमी क्राइम नहीं है यूएस में, लेकिन इंडिया में उसने जो आईपीसी सेक्शन 3 के अंडर उसको प्रिजनमेंट दी जाएगी, कोई फाइन इम्पोज होगा या फिर जो भी इसमें मेंशन किया गया है उसके क्राइम के अकॉर्डिंग इंडिया में बाईगैमी एक क्राइम है। इंडिया में आप दो शादी नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट। तो वो एक लायबल होगा क्योंकि उसने बियॉन्ड इंडिया जाके किया सेम, उसने शादी इंडिया में कर रखी थी और यूएस में भी कर ली जाके। लेकिन इंडिया में वो लायबल होगा, जब भी कभी वो आएगा इंडिया वापस तो उसको कहीं पे भी पकड़ा जा सकता है, और जहाँ पे वो पकड़ा गया वहीं पे ट्रायल किया जाएगा उसका। सो ये था आपका सेक्शन 3। क्या मतलब था इसका? बियॉन्ड, बियॉन्ड इंडिया जो पनिशमेंट दी जाएगी, चाहे वो ऑफेंस को इंडिया के बाहर जाके करे, फिर भी इंडिया में ही उसको ट्रायल किया जाएगा। लेकिन इंडियन कोर्ट्स में जो उसका ट्रायल किया जाएगा ना, अगर वो उसको पकड़ा जाता है, अगर ये पता चलता है कि वो उस कंट्री में रहता है, अगर इंडिया की उस कंट्री के साथ एक्स्ट्रा डिक्शन ट्रीटी हुई, तो उस बंदे को वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उसको यहाँ पे लाकर ट्रायल किया जा सकता है। लेकिन अब कुछ मेरे दोस्तों के डाउट्स आएंगे कि नीरव मोदी के साथ ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि इंडिया की कुछ देशों के साथ एक्स्ट्रा डिक्शन ट्रीटी नहीं है कि वो वहाँ से अपने क्रिमिनल को इंडिया में लाके फिर उसका ट्रायल करे। तो वो नीरव मोदी किसी ऐसे देश में भागा हुआ है जहाँ पर इंडिया की उस कंट्री के साथ एक्स्ट्रा डिक्शन ट्रीटी नहीं है। फिर आता है हमारा सेक्शन 4। व्हाट इज सेक्शन 4, लेट्स सी। इट सीम्स समथिंग इंटरेस्टिंग वन। Section 4, extension of code to extraterritorial offences. Extension of code to extraterritorial offences. The provisions of this code apply also to any offense committed by any citizen of India in any place and beyond India, any person on warship or aircraft,
रजिस्टर्ड इन इंडिया वट एवर इट मे बी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ कि जैसे कि लाइक इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है ऑफेंस, उसमें हर एक तरह का जो भी एक्ट कमिट होगा इंडिया के बाहर जाके तो इंडिया में पनिशेबल होगा, क्योंकि मैं एक इंडियन सिटीज़न हूँ और मैं कहीं दूसरी कंट्री में जाके क्राइम करूँगा तो मेरे को इंडिया में वापस आते ही उसकी पनिशमेंट मिलेगी। जैसे कि मान लो कोई पर्सन है जो इंडिया का रहने वाला है, उसके पास इंडिया की सिटीजनशिप है और वो युगांडा में जाके एक मर्डर कर देता है। ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मिड मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया विच ही मे बी कोर्ट। फ्रेंड्स मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोर्ट आएगा। मतलब कि एक मान लो कोई भी शिप है इंडिया से यूएस की तरफ, एक शिप जा रहा है कोई भी सामान वगैरह लेके या फिर एयरक्राफ्ट जा रहा है और उस पे इंडिया का फ्लैग है, और वहां पे उस शिप पे आके कोई यूएस वाला शिप के कैप्टन का मर्डर कर देता है। वो हुआ तो क्राइम इंडियन, इंडियन की इंडिया की उस पे ना, कि इंडियन प्रॉपर्टी है वो। तो इसलिए जो बंदा चाहे वो यूएस का हो लेकिन उसने इंडियन टेरिटरी पे कमिट किया है क्राइम, उसको सजा इंडियन पिनल कोड के तहत मिलेगी ही मिलेगी। उसका ट्रायल किया जाएगा इंडिया में। जो शिप गई थी वो इंडिया की थी। इसका मतलब ये है कि कोई भी चाहे कहीं भी हो, अगर इंडिया का कहीं भी नाम आता है ना कि वो इंडिया से बिलोंग करता है, या तो उसके साथ क्राइम हुआ हो या उसके ऊपर किसी ने उसको, या फिर वो खुद विक्टिम हो, तो इंडिया में ही उसका ट्रायल चलेगा सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। Next and last topic for today is our section 5, which is very simple and interesting. Uh, and what it says, let's see. Section 5, certain laws not to be affected by this act. कुछ लॉज हैं जो कुछ अलग होते हैं, जो जिस पे कोई इफेक्ट नहीं होता हमारे आईपीसी का। तो वो लॉज क्या है? नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी, desertion of officers, soldiers, sailors, or airmen in the service of the government of India, or the provision of any special or local law। जैसे प्रेसिडेंट है उस पर हमारे आईपीसी के अकॉर्डिंगली कोई लॉ नहीं है, उसके अगेंस्ट हम एक्शन नहीं ले सकते। जैसे कि सोल्जर्स है, सेलर्स है, सोल्जर्स का एक अलग कोर्ट होता है, उनका चाहे वो कोर्ट मार्शल कर दे लेकिन उन पे आईपीसी के लॉज लागू नहीं होंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Comment down how is my new voice. See you in the next video.